हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में केवीएल और केसीएल के थ्रू इक्वेशंस राइट डाउन करना देखी थी। जब आप केवीएल के थ्रू इक्वेशंस लिखते हो तो उसमें जो अननोन क्वांटिटी जिसको आप फाइंड आउट करते हो करंट्स होते हैं। इस तरह अगर आप केसीएल के थ्रू इक्वेशंस लिखते हो तो आप नोड्स की इक्वेशन लिखते हो, लेकिन आपकी अननोन क्वांटिटीज़ जिनको आपने फाइंड आउट करना होता है वो नोड की वोल्टेजेस होती हैं, अननोन वोल्टेजेस। अगर इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो ज़्यादा हों तो आप उसको लूप एनालिसिस के थ्रू भी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आप लूप एनालिसिस के थ्रू इक्वेशंस लिखते हो तो उसकी जो एक्सपेंशन होती है वो इस फॉर्म में होती है जो आपके पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। इसमें A11 जो है वो लूप नंबर 1 में जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह A12 जो लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 के दरमियान कॉमन है उन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, इंडक्टर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह A12 और A21 ये सेम होंगे, लेकिन जो इसके साथ इसके कंपोनेंट्स आएंगे यानी इसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होंगे उसमें साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 का करंट देखोगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस तरह A23 और A32 जो है ये भी सेम होंगे और ये आपके लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3 के दरमियान जो कॉमन कंपोनेंट्स होंगे ये चीज़ उसको डिस्क्राइब करेगी। और अगर आप इसी फॉर्म को ही चार्ट फॉर्म में लिखो तो वो आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ आप इससे क्रामर्स रूल के थ्रू या गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू आप इन अननोन करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको ये वाला सर्किट गिवन हो और आप इसको नोडल एनालिसिस के थ्रू लिखो, यानी पहले वाली जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लूप एनालिसिस के थ्रू इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखोगे। अगर इसी तरह आप नोडल एनालिसिस के थ्रू इक्वेशंस को लिखो तो आप उसे किस तरह राइट डाउन करोगे। उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास समेशन J1 to 2 मीन्स इसमें जो आपके पास नोड हैं वो 1 से लेकर 2 तक हैं। BKJ VJ = IK। अब जो करंट नोड जिसको आप डिस्कस कर रहे होगे वो आपके पास K मीन्स K से आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ अगर आप J1 to 2 हो और K पहले आप लोग 1 लो, उसके बाद K को आप 2 लो तो आपकी जो इक्वेशंस की एक्सपेंशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। अगर इसी इक्वेशन को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे तो वो आप इस फॉर्म में आएंगी, यानी आप इससे अननोन वोल्टेजेस V1 और V2 को फाइंड आउट करोगे। उसके बाद अब B11 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। B11 मीन्स जो आपके ओनली नोड 1 से कनेक्टेड है। अगर आप ओनली नोड 1 से कनेक्टेड देखो तो वो आपके पास L1 R1 C1 और L2 जो है वो ओनली नोड 1 से कनेक्टेड है और नोड 1 और 2 के बिटवीन जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास C1 और L2 हैं। इसी तरह आपने B11 में आपने यहाँ अगर इस केस में जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म वो आपके पास G+1/L dt C/D/dt। तो आप 1/R को G1 भी लिख सकते हो। इस तरह जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड थे आपने वो लिख दिए। अब B12 और B22 में L2 और C1 जो थे वो नोड्स 1 और 2 के दरमियान कनेक्टेड थे, आपने वो लिख दिया। साथ साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। इस तरह आप इस एग्जाम्पल का ग्राफ अगर ड्रा कर लो तो
और उसके बाद अगर इसको आप लूप एनालिसिस के थ्रू लिखो तो इसमें आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ लूप्स हैं 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। तो आप यहाँ इस जगह J1 to 4 लिखोगे, नेक्स्ट में ए के जे आई जे इज इक्वल्स टू वी के। तो आपका यहाँ ए के जे मीन्स फर्स्ट पहले आप लूप नंबर 1 का जो बाकी तमाम लूप से कनेक्शन है वो देखोगे, मीन्स A11 A12 A13 A14। और नेक्स्ट में लूप नंबर 2 का आप तमाम लूप से कनेक्शन देखोगे, यानी लूप नंबर 2 और 1 के दरमियान क्या कॉमन है, लूप नंबर 2 में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, लूप नंबर 2 और 3 में कौन कौन से कंपोनेंट्स कॉमन है, लूप नंबर 2 और 4 में कौन कौन से कंपोनेंट्स कॉमन है। ये आपको इस इक्वेशंस के लिए बता रही हूँ। और उसमें जो एक्साइटेशन वोल्टेज सोर्स है वो कौन सा कनेक्टेड है। इसी तरह आप इन तमाम लूप्स की इक्वेशंस इसको देखते हुए लिख लोगे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को जस्ट ब्रीफली बता रही हूँ। तो यानी आप इस तरह इक्वेशंस इस फॉर्म में लिख लोगे। मींस जो आपके पास लूप एनालिसिस के थ्रू जनरल फॉर्म आ रही थी वो ये थी, J1 to L मीन्स ये टोटल नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप उसको नोडल एनालिसिस के थ्रू लिखोगे तो उसकी जनरल फॉर्म ये होगी बी के जे वी जे आई के। इसमें J1 to N यहाँ N टोटल नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करेगा और आप ईच इक्वेशन को ईच नोड के लिए लिखोगे। इस तरह यहाँ बी के जे जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो जी के जे सी के जे डी ओवर डी टी प्लस 1/L डी टी। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे उसके बारे में। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस के थ्रू भी सॉल्व करना हो और KVL और KCL दोनों के थ्रू सॉल्व करना हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन सर्किट ये है, इसमें V1 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपके इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको आप सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो और जो आपके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उसको आप डायमंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप पहले इस क्वेश्चन को लूप एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करो तो लूप एनालिसिस के थ्रू फाइंड आउट करते हुए आप ऑलवेज जो हर लूप का करंट है उसको मेंशन कर लेते हो। आप यहाँ I1 I2 I3 I4 I5 को मेंशन कर लोगे। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप करंट किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप लूप एनालिसिस के थ्रू करोगे तो आपने ऑलवेज जो करंट हैं वो सेम डायरेक्शन में लेने हैं। अब लूप नंबर मीन्स I5 करंट को आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। आप I5 करंट को क्या लिखोगे, GMV1, आपने वही लिखा GMV1। I4 करंट को क्या लिखोगे, ये भी आपके पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसको आप -GMV3। अब सेम यही डायरेक्शन है तो आप -GMV3 लिखोगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन लेते हो तो आपका साइन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो I4 -GMV3, जो V3 आपके पास है यहाँ ये वाली V3 वोल्टेज सोर्स वोल्टेज जो यहाँ मेंशन की हुई है, आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये इस V3 पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास V3 I3 -I5 होगा। तो यहाँ I3 -I5 और ये वाला रेजिस्टर RD
आपने पहले वो वाला करंट लिया जो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटर हो रहा था, उसके बाद जो करंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन से एंटर हो रहा था। और इस केस में आपके पास I4 जो करंट था उसमें आप इसी वोल्टेज सोर्स इस जो आपकी ब्रांच की वोल्टेज थी V3 उसको पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो ये GM V1 माइनस I3, V1 आपके पास नॉन वोल्टेज है और I3 करंट जो है वो इस ब्रांच में से पास कर रहा है। अब यहाँ इस करंट के लिए आपने I1 को 0 इसलिए लिखा कि यहाँ क्लोज लूप नहीं है, तो आपके पास I1 जो है वो 0 आएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि आपने I1 की इक्वेशन भी लिख ली, I5 की इक्वेशन भी लिख ली और I4 की इक्वेशन भी लिख ली। अब आपके पास जो अननोन करंट्स हैं वो I3 और I2 हैं। यहाँ अगर आप इस लूप की इक्वेशन लिखते हो तो ये आपके पास मीन्स इस लूप की अगर इक्वेशन लिखोगे तो इसमें ये वाली वोल्टेज V2 ये आपके पास किसके इक्वल है, I2 माइनस I3 RL। तो आपने ये लिखा V2 इज इक्वल्स टू RL I2 माइनस I3। उसके बाद अगर आप लूप नंबर 3 की इक्वेशन लिखोगे मीन्स अगर आप इस लूप की इक्वेशन लिखते हो तो इसमें RD I3 माइनस I5 RD। अब इस केस में भी I3 और I4 अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप लिखोगे I3 माइनस I4। इस तरह RL इस वाले RL I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। आपने ये वाली इक्वेशन लिख ली, सही। उसके बाद आप जो I4 की आपने ऑलरेडी इक्वेशन लिख चुके थे उसको इसमें पुट किया, जो आपके पास I4 की आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट की थी। इसको उसमें पुट करोगे, उसके बाद प्लस RD I3 माइनस I5 I5 आपके पास GM V1 था, आपने वो पुट किया। उसके बाद इसको एक्सपेंड कर लोगे, जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास जो अननोन करंट्स हैं वो I2 और I3 हैं। अब आपने इस इक्वेशन इसके कोएफिशिएंट को लिखना है। उसके बाद आपके पास जो ये वाली इक्वेशन आई थी इसमें I2 और I3 के कोएफिशिएंट को लिखोगे। आपने दो ही इक्वेशन लिखी थी 2 लूप्स की, I2 और I3 की, तो आपके पास 2 ही अननोन करंट्स आएंगे जिनको आपने फाइंड आउट करना है। आपकी ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी RL माइनस RL 2RD प्लस RL प्लस GM RD स्केयर और ये कोएफिशिएंट आपके पास I2 और I3 के हैं। उसके बाद यहाँ जो ये वाली वोल्टेज V1 GMRD 1 प्लस GMRD ये वाली इस जगह आएगी। और जो मैंने आपको ऑलरेडी इक्वेशन बताई है वो आपकी जो जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा था उसके कोएफिशिएंट आपके पास ये वाले आ रहे हैं। तो अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती है, मीन्स आप इस इक्वेशन से अननोन करंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसी ही आप जो गिवन सर्किट है इसको अगर आप
केसीएल के थ्रू फाइंड आउट करते हो। तो इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे एक ये वाला नोड होगा, इसकी आपको वोल्टेज नोन है। उसके बाद एक आपके पास ये वाला नोड आ रहा है और एक नोड आपके पास ये वाला आ रहा है। तो इस वाले नोड में जो करंट्स एंटर ये लीव हो रहे होंगे आप उनको लिखोगे। इस तरह इस वाले नोड में जो करंट एंटर ये लीव हो रहे होंगे उनको लिखोगे। अगर आप सबसे पहले नोड नंबर 2 की इक्वेशन लिखते हो तो वो आपके पास V2 ओवर RL, V2 माइनस V3 ओवर RD GM V3 मीन्स अगर आप इस नोड की इक्वेशन लिख रहे हो, इसको आप V2 मेंशन कर रहे हो इस वाले नोड को, और इस वाले नोड को आप V3 मेंशन कर रहे हो। अब यहाँ इस नोड में क्या है कि V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय RD, V2 डिवाइडेड बाय RD, ये वाला करंट आपका एंटर हो रहा है। तो आप इसको इक्वल साइन की दूसरी तरफ लिख लो तो माइनस GMV3, और ये वाला करंट जो है ये आपका लीव कर रहा है। तो इसको जो आपके मीन्स आपकी केसीएल के थ्रू जब इक्वेशन लिखते हो तो ये होती है करंट एंटरिंग इनटू द नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग द नोड। तो आप लिखोगे यानी इसको आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखोगे। तो आपने यही वाली इक्वेशन लिखी V3 ओवर RD, V3 माइनस V2 ओवर RD प्लस GMV1 इज इक्वल्स टू माइनस GMV3। इस नोड को V3 लिया और इस नोड को V2 लिया। तो आपकी इस नोड की जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, V2 ओवर RL, V2 माइनस V3 ओवर RD, और ये वाला जो करंट है ये आपका लीव कर रहा है तो इसका साइन माइनस GMV3 ही आएगा। लेकिन अगर आप इसको इक्वल साइन की दूसरी तरफ ले जाते हो तो ये आपके पास GMV3 हो जाएगा। इस नोड को V2 मेंशन किया है और इस नोड को V3 मेंशन किया है। तो आपने इन दो नोड्स की इक्वेशन लिख ली। नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 की। उसके बाद आप इन इक्वेशंस को अननोन वोल्टेजेस V2 और V3 की फॉर्म में अरेंज कर लोगे। आपने अब इक्वेशन को भी अरेंज कर लिया, आप इस इक्वेशन को भी अरेंज कर लोगे। अब यहाँ GMV1 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हो कि GMV1 करंट I5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
अगर आप इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, आपने V2 और V3 के कोएफिशिएंट लिख दिए दोनों इक्वेशंस के केस में। या आपके पास V2 V3 का कोएफिशिएंट है, इस तरह यहाँ भी आपके पास ये V2 और ये वाला आपके पास V3 का कोएफिशिएंट आएगा। और यहाँ आप देख सकते हो कि इस केस में ये वाली साइड जो थी वो आपकी 0 की इक्वल थी, जो नोड नंबर 2 की इक्वेशन थी। लेकिन जो आपके पास नोड नंबर 3 की इक्वेशन थी, इसमें GMV1 को आप I5 से रिप्रेजेंट करोगे, तो आपने वही I5 से -I5 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना देखोगे। तो आपके पास यहाँ जो जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो आपके पास इस फॉर्म में आती है, A0 dn I/dtn, A1 dn -1 I/dtn -1 एंड सो ऑन, और an I = Vt। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो ये वाली जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो ऑर्डर n की थी वो आपकी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। और इस केस में A0 A1 A2 जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इस केस में करंट है, लेकिन ये आपके पास वोल्टेज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है और फ्लक्स भी हो सकता है। जो T है ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ Vt ये वाला जो आपके पास Vt है ये फोर्सिंग फंक्शन है, और ये भी आपके पास वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और करंट सोर्स भी हो सकता है, और कम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट मीन्स कोई भी वोल्टेज करंट ये इसका कम्बिनेशन भी हो सकता है, और आप इसे एक्साइटेशन कॉल करते हो। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिस्पॉन्स कहोगे, यानी अगर आपको ये कहा जाता है कि आप इस नेटवर्क का रिस्पॉन्स फाइंड आउट करो, तो इट मीन्स कि आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए अननोन करंट या वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। रेफरेंस टाइम क्या होता है? वेयर द कंडीशन ऑफ द सर्किट चेंजेस टेकन एट t = 0, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्विच टेक प्लेस एट t = 0। मीन्स आप t = 0 पर हमेशा स्विच को या क्लोज करते हो या ओपन करते हो। Here to solve a differential equations for any electric circuit, we mean to find out unknown voltages, currents, charges, etc. At t = 0, the equilibrium of the system was altered. मीन्स आप t = 0 पर हमेशा जो सिस्टम का इक्विलिब्रियम होगा उसको अल्टर करोगे, यानी उससे पहले वो आपकी किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रीच कर जाएगा। अगर कैपेसिटर है तो वो मीन्स अगर फुली चार्ज है, या इंडक्टर जो है वो फुली एनर्जाइज है, तो आप t = 0 पर जब पोजीशन को चेंज करोगे, मीन्स आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, रेफरेंस पोजीशन पर अपने स्विच की कंडीशन को चेंज कर रहे हो। अगर आप सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हो, तो होमोजीनियस इक्वेशन आपके पास वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें राइट हैंड साइड या एक्साइटेशन जो है वो ज़ीरो हो। मींस आपके सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है तो आप उसको होमोजीनियस इक्वेशन कॉल करोगे। अगर आपने इसको सॉल्व करना होगा होमोजीनियस इक्वेशन को, तो आप
इसको मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स के थ्रू फाइंड आउट करोगे। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।